A wonderful good morning to one and all. So here we are going to start our today's session, that is online session on application of consumer behavior knowledge in marketing. Guys, when you're talking about the term marketing means what? Marketing means identifying the needs and wants of the consumer and producing the goods as per the needs and wants of customer, and by delivering the goods to the customer, satisfying the needs and wants of the customer. So when you're talking about marketing is all about satisfying the consumer needs and wants. Guys, when you're talking about the behavior of the behavior of consumer is always depends on how they get brought up. वो किस कल्चर में रहते हैं, वो किस आप कह लीजिए सोसाइटी में रहते हैं, उनके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके बेस पर कंज्यूमर का बिहेवियर होता है। और जैसा कंज्यूमर का बिहेवियर होगा उसके अकॉर्डिंगली ही कंज्यूमर का नीड्स होता है। तो गाइज इसीलिए हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, अगर आपको उसका नॉलेज हो जाए तो आप कंज्यूमर के नीड्स को कैसे समझ सकते हो, और साथ ही साथ कंज्यूमर के नीड्स को समझने के बाद में आप कैसे इस कंज्यूमर के बिहेवियर को यूटिलाइज कर सकते हो। हाउ यू कैन यूटिलाइज द नॉलेज अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर फॉर द पर्पज ऑफ मार्केटिंग, फॉर द पर्पज ऑफ satisfying the needs of the customer. So that we have to see in today's lecture. So let's start. Guys, when you're talking about uh, overall when you're talking about overall consumer behavior knowledge, you can utilize that particular consumer behavior knowledge for the purpose of analyzing market opportunity. जो भी मार्केट अपॉर्चुनिटी है, उस मार्केट अपॉर्चुनिटी को प्रॉपरली एनालाइज करने में आपको कंज्यूमर बिहेवियर काफ़ी सहायता करता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लीजिए कि व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ द कंज्यूमर, आपको अगर कंज्यूमर की लाइफस्टाइल पता है, कंज्यूमर की अगर आपको इनकम लेवल पता है, तो इन दैट केस आप ये देख सकते हो कि वो कंज्यूमर मार्केट ट्रेंड के साथ में किस तरीके से कॉप अप करेगा। आप यूँ कह लीजिए कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द अनफिल्ड नीड्स ऑफ द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का कौन सा अनफुलफिल नीड्स एंड वांट्स है, यानी कौन सी नीड्स एंड वांट्स कंज्यूमर की अब तक फुलफिल नहीं हुई है, सेटिस्फाई नहीं हुई है, ये आइडेंटिफाई करने में आपको कंज्यूमर बिहेवियर काफ़ी सहायता करता है। Besides this requires examining the trends and conditions ऑपरेटिंग इन द मार्केट प्लेस। गाइज आपके मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कंज्यूमर का लाइफस्टाइल क्या है, इनकम लेवल क्या है, कौन सी चीज़ें कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करती हैं, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने में कंज्यूमर बिहेवियर काफ़ी सहायता करता है। तो अगर आप कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ जाओ तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यूँ कह लीजिए द ट्रेंड टुवर्ड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ड्यूअल इनकम हाउसहोल्ड एंड ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन कन्वीनियंस लेजियर हैव लेड इमर्जिंग नीड्स। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर बताना चाहूँगा। गाइस पहले के समय में है ना, वॉशिंग मशीन का उतना ज़्यादा उपयोग नहीं होता था। आपकी मम्मी हैं, आपने देखा होगा वो खुद ही जो है वो जो कपड़े वगैरह है वो हाथ से ही वॉश करते थे। अब क्या हो गया है गाइस, आप देख सकते हो इतना ट्रेंड, जो अब जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, आप देख सकते हो वो ट्रेंड में क्या हो गया है कि दो लोग घर में कमाते हैं, यानी कि जो कहते हैं ना ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड। तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आजकल चलता कैसा है कि आपके घर में आपको देखोगे कोई भी एक फैमिली में आप देखोगे मॉम और डैड दोनों लोग कमा रहे हैं। तो जब ये दोनों लोग काम कर रहे हैं, दोनों लोग जब आप कह लीजिए जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप यूँ कह सकते हो कि ओवरऑल मॉम के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो घर के काम हाथ से कर सके। तो आजकल वॉशिंग मशीन वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ गया है। मिक्सर ग्राइंडर आ गया, पहले हाथ से पीसा जाता था। वॉक्यूम क्लीनर का कॉन्सेप्ट आ गया। चाइल्ड केयर सेंटर्स चालू हो गए आजकल। व्हाई? द ओनली वन रीजन दैट आजकल जो है वो ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड जो है वो चल रहा है, यानी कि दोनों लोग फैमिली के जो है मॉम डैड दोनों है, जो हस्बैंड वाइफ दोनों है, वो लोग काम करते हैं। तो घर के कामों के लिए ये जो चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर या चाइल्ड केयर सेंटर्स वगैरह, ये सब कॉमन चीज़ जो है वो हो गई है आजकल। इन चीज़ों के लिए मार्केट जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। मैं आपको बताऊँ, आज से अगर आप 25 से 30 साल पहले की बात करो तो वॉशिंग मशीन के लिए मार्केट इतना बड़ा नहीं था। आप देखोगे एक एरिया में 2 या 3 फैमिलीज़ ऐसे होती थी जिनके पास में वॉशिंग मशीन होती थी। बट नाउ-अ-डेज़ आप कह सकते हो एक एरिया में 2 या 3 फैमिली ऐसी होती है जिनके पास वॉशिंग मशीन नहीं है।
तो ये जो ट्रेंड बदला है, कंज्यूमर का जो बिहेवियर बदला है, इसके बेस पर कंज्यूमर की नीड्स बदली है। जो कंज्यूमर की नीड्स बदली है, इसको आइडेंटिफाई करके मार्केट अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करने में कंज्यूमर बिहेवियर आपकी सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट है सिलेक्टिंग द टारगेट मार्केट। गाइज, अगर आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हैं, सारे का सारा मार्केट आपके लिए ठीक ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ मार्केट ऐसे जहाँ पर आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट होगा, तो कुछ मार्केट ऐसे भी है जहाँ पर आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट होने वाला नहीं है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा मार्केट अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है, या कौन सा मार्केट सेगमेंट यानी कि कौन सा पार्ट ऑफ मार्केट है जो आपके प्रोडक्ट के लिए बेस्ट है, ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? तो गाइज, ये आप आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ओनली। कंज्यूमर बिहेवियर आपको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी सहायता करता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। गाइस, होता क्या है कि जब आप मार्केट अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हो, तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज जो आपकी होती है मार्केट में, इट कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द डिस्टिंक्ट कंज्यूमर सेगमेंट। Distinct consumer segment in the sense what? The consumer part of consumer segment, or the part of market which is different from other part of market, you can say. आप एक यूनिक कंज्यूमर के जो यूनिक नीड्स एंड वांट्स है, आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जब आपको ये व्हेन यू आइडेंटिफाई दिस ग्रुप learning, this can help you to identify how the consumer make purchase decision। कंज्यूमर ओवरऑल परचेस डिसीजन कैसे करता है। अगर मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कंज्यूमर कैसे परचेस डिसीजन लेता है, यानी कंज्यूमर किन चीज़ों के बेस पर आप कह लीजिए प्रोडक्ट खरीदता है, तो ओवरऑल ऐसे केस में जो मार्केटर है, दे कैन डिज़ाइन मार्केटर प्रॉपर प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं जो कंज्यूमर के नीड्स के अकॉर्डिंगली होगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर बताऊंगा। आपने देखा होगा कि शैम्पू की अगर मैं बात करूँ, शैम्पू का बॉटल भी आता है और 1 रुपये वाला 2 रुपये वाला सैशे भी आता है। देखिए गाइस, अगर मैं बांद्रा के हाई क्लास सोसाइटी के बाहर अगर एक शॉप है, तो वहाँ पर मैं मेरा जो शैम्पू का सैशेज है छोटे वाले 1 रुपये 2 रुपये वाले, वो अगर मैं दे दूँ वहाँ पर रखने के लिए, तो वहाँ पर वो कभी सेल नहीं होगा, क्योंकि बांद्रा का अगर एक हाई क्लास सोसाइटी है, तो यार वहाँ पर, या मान लीजिए अगर मैं भिवंडी की बात करूँ, अंजूर फाटा पे अगर कोई एक हाई क्लास सोसाइटी, तो वहाँ के लोग थोड़ी ना एक एक या दो जो सैशे है 2 रुपये वाला वो खरीदेंगे। दे विल बाय द एंटायर बोतल ओनली। तो इन दैट केस व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डिसाइड कि जो हाई क्लास एरिया है वहाँ में, जो मैं वहाँ पे जो शॉप है वहाँ पर मैं मेरा जो बड़ा वाला प्रोडक्ट है वो रख सकता हूँ। सिमिलरली जो स्लम्स एरिया है वहाँ पर मैं सैशे में अपना शैम्पू जो है वो अवेलेबल कर सकता हूँ। तो गाइज, यूँ कह लीजिए आप कि इस तरीके से आप कह लीजिए कि ओवरऑल मैं मेरे मार्केट को टारगेट कर सकता हूँ, या मेरा जो टारगेट मार्केट है वो डिसाइड कर सकता हूँ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, कंज्यूमर स्टडीज रिवील दैट to buy a shampoo pack price 60 or more would be rather prefer low price sachet। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली में आप देखोगे, एक पूरा 60 रुपए का या 70 रुपए का जो बॉटल है वो खरीदने की जगह लोग 1 या 2 रुपए का जो सैशे होता है वो खरीदना पसंद करते हैं। ऐसा इसके लिए क्योंकि देखिए इससे क्या होता है कि वो जो अपने डेली नीड्स है, वो डेली अर्निंग अर्निंग पीपल जो होते हैं वो उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ऐसे में जो कंपनीज है, देखिए जब सैशे कंपनी सेल करती है, सैशेट सेल करने के बाद में कंपनी को एक्चुअली ये आइडिया आ जाता है कि कौन सा मार्केट जो है वो कंज्यूमर कंपनी के लिए बेटर मार्केट है, कहाँ पे कंपनी का डिमांड जो है वो ज़्यादा हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट सिलेक्ट करने में कंज्यूमर बिहेवियर आपकी काफ़ी सहायता करता है। देन बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स डिसीजन। गाइस, अब ये मार्केटिंग मिक्स ये वर्ड आप पहली बार नहीं सुन रहे हो। हम लोगों ने इसके पहले भी सुने हुए कॉन्सेप्ट आपने देखा है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्लेस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है प्लेस को। तो गाइस, जब आप अपना मार्केटिंग मिक्स डिसीजन ले रहे हो, यानी कि व्हेन यू आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट द प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन, गाइस हियर टू कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी इज वेरी यूजफुल। आप कह लीजिए कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी जो है वो राइट मार्केटिंग मिक्स डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप ये कहकर चल सकते हो। कैसे हेल्पफुल है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। गाइस, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट, तो आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमेशा कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा आपका कंज्यूमर होगा, जैसे आपके कंज्यूमर का नीड्स एंड वांट्स होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्रोडक्ट का क्वांटिटी, प्रोडक्ट का पैकेजिंग, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें या जो प्रोडक्ट रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसी पे डिपेंड करती हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता देता हूँ।
मान लीजिए कि हम लोग में मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं। आप देखिए, आप अगर एक मोबाइल फ़ोन आईफ़ोन की बात करो, तो आईफ़ोन का जो मोबाइल है उसके कवर के ऊपर, उसके पैकेजिंग के अगर आप स्टाइल देखोगे, थोड़ा-सा रॉयल स्टाइल होता है, सिंपल स्टाइल होता है अगर आप देखोगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई चाइना का मोबाइल फ़ोन देख लो, जो पहले जो चाइना के मोबाइल फ़ोन मिलते थे, मोबाइल फ़ोन के जो आप कह लीजिए जो बॉक्स है उसी के ऊपर सारे फीचर्स दे देते हैं वो लोग। उसमें लिखा होता है, आपने देखा होगा, कैंडी क्रश भी चलेगा, एंग्री बर्ड भी चलेगा, एफएम भी बजेगा, सब कुछ ऊपर ही लिखकर वो लोग दे देते हैं। तो गाइस क्यों ये ऐसे लिख कर दिया जाता है? ऊपर ही सारी की सारी चीज़ें क्यों मेंशन की जा रही है? क्योंकि गाइस जो व्यक्ति आप कह लीजिए चाइना का मोबाइल खरीद रहा है, उसे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। लेकिन जब कोई व्यक्ति आईफ़ोन खरीद रहा है, तो पहले वो आईफ़ोन का पूरा स्पेसिफ़िकेशन देखता है। वो पूरा आईफ़ोन को सर्च करता है, उसके बाद में जाकर आईफ़ोन खरीदने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है, उसे ऑलरेडी सारे फीचर्स पता है, इसलिए बॉक्स पे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के डिज़ाइन के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट की क्वालिटी के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के पैकेजिंग के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन है वो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, जिस टारगेट कंज्यूमर की आप बात कर रहे हो, उसके बेस पर आप डिसाइड करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं, प्राइसिंग की। गाइस प्राइसिंग को मार्केटिंग मिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कहा जाता है। आप ये कह लीजिए कि ओवरऑल मार्केटिंग मिक्स में आप जो भी चीज़ें देखोगे उसमें पैसे खर्च होते हैं। प्राइस अकेला एक ऐसा मार्केटिंग मिक्स है जिसमें पैसे आने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ लक्ष्मी जी आ रही हैं तो आप समझ लीजिए लक्ष्मी माँ जिससे आती है वो हमेशा कीमती ही होती है। तो प्राइसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग मिक्स है आप कह लीजिए। तो प्राइसिंग करते वक्त कंज्यूमर बिहेवियर कैसे इफेक्ट करता है, ध्यान दीजिए। गाइस आपने देखा होगा, देयर आर सर्टेन कंज्यूमर हु आर प्राइस सेंसिटिव। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो प्राइस सेंसिटिव होते हैं। प्राइस उनके लिए बहुत मैटर करता है। आपने देखा होगा, आप में से कई लोग ऐसे होंगे या कई आपने कई लोगों को ऐसे देखा होगा, वो शर्ट लेने जाते हैं तो शर्ट का कपड़ा बाद में देखते हैं, प्राइस टैग पहले देखते हैं। गाइस दे आर कॉल्ड एज प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर। जो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर होते हैं ना, उनको आप कभी भी महंगे प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को समझते हो रिगार्डिंग द प्राइस, अगर आप अपने कंज्यूमर के एटीट्यूड को समझते हो रिगार्डिंग द प्राइस, तो इन दैट केस आपको सही प्राइसिंग करने में ये काफ़ी सहायता करता है। दूसरा एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। मान लीजिए कि कंज्यूमर जो है वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है टुवर्ड द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के इक्वल है, मतलब कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा जबकि ऑलरेडी वो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट खरीद रहा है? तो ऐसे केस में द थिंग व्हिच कैन अट्रैक्ट योर कंज्यूमर इज एडिशनल बेनिफिट और लोअर प्राइस। तो इन दैट केस आप कोई एडिशनल बेनिफिट दोगे या फिर आप अपना प्राइस कम कर दोगे। तो कंज्यूमर का बिहेवियर कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के लिए कैसा है, वो भी आपको प्राइसिंग के ऊपर जो डिसीजन है वो लेने में काफ़ी सहायता करता है। ऑन द अदर हैंड गाइस अगर आप देखते हो हाई क्लास कस्टमर, रॉयल कस्टमर है, आप उसको किसी भी अमाउंट में प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हो। देन गाइस जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मार्केटिंग मिक्स है दैट इज प्लेस। गाइस प्लेस को ही मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस एक ही है कह लीजिए। अब आपको डिसाइड करना होता है आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा, जो प्रोडक्ट है प्रोड्यूसर के पास से आप कह लीजिए होलसेलर के पास आता है, देन रिटेलर के पास आता है, देन फाइनली कंज्यूमर के पास आता है। तो दिस इज कॉल्ड एज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोड्यूसर टू होलसेलर देन रिटेलर देन कस्टमर, ये डिसाइड करने में आपको कंज्यूमर बिहेवियर काफ़ी सहायता करता है। आप कौन से होलसेलर को अपना टारगेट बनाओगे या कौन से जो डीलर्स है कह लीजिए, किन डीलर्स के द्वारा आप प्रोडक्ट मार्केट में लेकर जाओगे, हु विल बी योर रिटेलर, ये डिसाइड करने में आपको कंज्यूमर बिहेवियर काफ़ी सहायता करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लीजिए द कंज्यूमर हैव पॉजिटिव बिहेवियर टुवर्ड विजय सेल्स, कंज्यूमर हैव ट्रस्ट ऑन विजय सेल्स, कंज्यूमर हैव गुड रिलेशन विद विजय सेल्स। मैं देख रहा हूँ कि मेरा एक एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं देख रहा हूँ लोगों का विजय सेल्स के ऊपर काफ़ी विश्वास है, काफ़ी भरोसा है, काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो इन दैट केस मैं मेरे डीलरशिप के लिए कह लीजिए, होलसेलर या रिटेलरशिप के लिए मैं विजय सेल्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली देखिए गाइस, अगर कोई मार्केट है जहाँ पर ज़्यादा करके पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या ज़्यादा करके टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं, लाइक रूरल मार्केट है, तो वहाँ पर आपको इनडायरेक्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन आपको यूज़ करना पड़ता है, होलसेलर रिटेलर को इन्वॉल्व करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सोच लीजिए आपका मार्केट बहुत ज़्यादा डेवलप है, टेक्नोलॉजी के तौर पर कह लीजिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वहाँ पर, जो वहाँ पर आपके टारगेट कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा लिटरेट है, वो ऑनलाइन चीज़ों का बाइंग एंड सेलिंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट मार्केटिंग
डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या कह लीजिए आप ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कर सकते हो। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन आपका एक मीन हो सकता है ऑन अ बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर ओनली। तो कौन सा मीन मुझे यूज़ करना है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये मुझे जानने में काफ़ी सहायता करता है कंज्यूमर बिहेवियर और नॉलेज अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। देन गाइस हम लोग बात करते हैं प्रमोशन की। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए आप। आपने देखा होगा, आप टीवी पर टाटा की बहुत सारी कार के या फिर कह लीजिए आप स्कॉर्पियो का ऐड देखते हो, आप रेनॉल्ट के कई सारे कार्स का आप जो है वो ऐड देखते हो। आपने टीवी पर कभी फेरारी का ऐड नहीं देखा। What is the exact reason why Ferrari company does not choose टीवी as a source of or medium of promotion? क्यों टीवी के जरिए वो लोग अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करते? गाइस बहुत सिंपल सी बात है, बिकॉज दे नो वेरी वेल द पर्सन हु कैन बाय फेरारी विल नेवर स्पेंड टाइम ऑन वॉचिंग टीवी। जो पर्सन फेरारी खरीद सकता है वो कभी टीवी देखते नहीं बैठता, उसके पास में और भी 10 काम है, उतना पैसा है तभी जाकर तो वो फेरारी खरीद रहा है। तो बात बहुत सिंपल सी है, इसीलिए क्या होता है, जो बिजनेस मैगजीन्स हैं इनका इस्तेमाल करके, देन जो कह लीजिए ब्रांड एम्बेसडिंग कह लीजिए आप, या फिर आप कह लीजिए जो फेयर्स वगैरह होते हैं या जो बहुत सारे इवेंट होते हैं, उनके ज़रिए क्या होता है, कंपनी जो है फेरारी कंपनी वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करती है। जैसे गाइस आपको पता है इंडिया में लोग आईपीएल को लेकर काफ़ी दीवाने हैं, आईपीएल के लिए लोग आप कह लीजिए काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसे में वीवो कंपनी ने क्या किया था, वीवो कंपनी ने आईपीएल को लेते हुए, जब वीवो कंपनी ने देखा कि अल्टीमेटली आईपीएल का इतना क्रेज है तो उन्होंने आईपीएल के साथ में टाइप किया। वीवो के पहले पेप्सी था, उसके पहले डीएलएफ था, सहारा था। तो ये सब जो कंपनीज हैं ये क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर बिहेवियर, एक पर्टिकुलर कह लीजिए लोगों का एक बिहेवियर कैसा है किसी पर्टिकुलर चीज़ के थ्रू, उसको आइडेंटिफाई करती है एंड देन फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, उसके थ्रू प्रमोशन करती है। आपने देखा रहेगा जितने भी टीवी शो वगैरह आते हैं कोई ना कोई उसको स्पॉन्सर करता है। तो ये जो स्पॉन्सरशिप है ये इसी बेस पे दिया जाता है कि उसका रेटिंग क्या है, उसका व्यू कितने आते हैं, इन सब चीज़ों के बेस पर। तो गाइज अल्टीमेटली जो आपका प्रमोशन डिसीजन है वो भी आप अपने कंज्यूमर के बिहेवियर के बेस पर लेने वाले हो। आपको इसका एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप रूरल मार्केटिंग में जाकर सोशल मीडिया के थ्रू अगर प्रमोशन करो, रूरल मार्केट है आपका, कोई गाँव खेड़ा है जहाँ पर सही से बिजली नहीं आती, वहाँ पर जाकर अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज़ कर रहे हो तो फिर आप बेवकूफ़ हो यार। क्योंकि वहाँ लोगों को ना फेसबुक में अकाउंट है, ना जीमेल में अकाउंट है, ना उनको मोबाइल फ़ोन है उनके पास में, तो वो लोग व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलाते। तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग वहाँ नहीं कर सकते। वहाँ आपको डिमॉन्स्ट्रेशन का जो डेमो देते हैं जो हम लोग, वो यूज़ करना पड़ेगा। डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा ही आप वहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट कर सकते हो। तो ये सेल्समैनशिप आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे जो डिसीजन है आपके, कि आपको कौन सा मीन्स यूज़ करना है, कौन सा मोड जो है आपको इस्तेमाल करना है, गाइज ये डिसीजन लेने में अल्टीमेटली आप कह लीजिए आपको कंज्यूमर बिहेवियर का जो नॉलेज है वो काफ़ी सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग बात करते हैं यूज इन सोशल एंड नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। गाइस दुनिया में सिर्फ प्रॉफिट पर्पस के लिए ही मार्केटिंग की जाती है ऐसा नहीं है, कुछ मार्केटिंग नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे सोशल या गवर्नमेंटल या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में अवेलेबल है, जो बहुत सारे प्रोग्राम रन करते हैं। लाइक कह लीजिए अवेयरनेस अबाउट एड्स है, फैमिली प्लानिंग है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, सेफ ड्राइविंग है, इन्वायरमेंटल कंसर्न है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मार्केटिंग की जाती है जो प्रॉफिट पर्पस के लिए बिल्कुल नहीं है। इन पर्टिकुलर मार्केटिंग में भी ये जो नॉन प्रॉफिट या सोशल मार्केटिंग जिसे हम लोग कह सकते हैं, इसके लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो काफ़ी सहायता करता है। आप देखोगे रेडियो के द्वारा, या फिर आप देखोगे टीवी पर, या आप देखोगे एरिया में, आप देखोगे बहुत सारे जो एरियाज हैं वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के द्वारा सफाई अभियान के बारे में, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में अक्सर बताया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जो स्कीम्स उसके बारे में बताया जाता है, जो कैंपेन है उसके बारे में बताया जाता है, पोलियो कैंपेन के बारे में बताया जाता है। तो भाई ये सारी चीज़ें कंज्यूमर के नेचर के भी ऊपर डिपेंड करती है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर बताऊंगा। आपने देखा होगा कि जो लोकल एरियाज होते हैं, जो विलेज एरियाज होते हैं या जो स्लम एरिया होते हैं, वहाँ पर एड्स वगैरह की अवेयरनेस के लिए नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं। लेकिन आप कभी भी ऐसा नुक्कड़ नाटक किसी हाई क्लास सोसाइटी में नहीं देखोगे, बिकॉज जब आप हाई क्लास सोसाइटी की बात कर रहे हो ना, दे आर ऑलरेडी वेल अवेयर।
तो ये एक बात हो जाती है कि आप कंज्यूमर के बिहेवियर के बेस पर जो सोशल अवेयरनेस है वो भी क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ओवरऑल जब अगर मैं कंज्यूमर बिहेवियर का मुझे अगर नॉलेज हो जाए, तो इस नॉलेज के बेस पर सबसे पहले तो मैं मार्केट अपॉर्चुनिटी को एनालाइज कर सकता हूँ। मार्केट में कौन सा अपॉर्चुनिटी आने वाला है वो आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। कौन से मार्केट में मुझे बिजनेस करना है, टारगेट मार्केट सिलेक्ट करने में मुझे काफ़ी सहायता करता है। मेरे जो मार्केटिंग मिक्स है यानी कि प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन ये डिसाइड करने में मुझे काफ़ी सहायता कर देगा। फाइनली आई कैन यूज इट फॉर प्रॉफिट पर्पज के लिए तो मैं इस्तेमाल कर ही रहा हूँ, नॉन प्रॉफिट पर्पज यानी कि सोशल पर्पज के लिए भी मैं इस मार्केटिंग को यूज कर सकता हूँ। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर नॉलेज इन ओवरऑल मार्केटिंग। आप कह लीजिए वेदर इट इज प्रॉफिट मेकिंग मार्केटिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग मार्केटिंग। सो यहाँ हम लोग हमारा आज का सेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।